अध्याय 1। ईमानदारी, बेईमानी और दुविधा। शहद की लज्जत, मधुमक्खी के डंक की चुभन या दोनों। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सच बोलना झूठ बोलने से बेहतर होता है, लेकिन क्या हर कोई कभी-कभार झूठ नहीं बोलता? बातचीत करते हुए कभी-कभी हम जितना जानते हैं, उससे कहीं अधिक जानने का दावा करते हैं। हो सकता है कि अपना काम करते हुए हम उस विचार का श्रेय ले लें जो असल में किसी और का है। अगर किसी को भी पता नहीं चलता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? हो सकता है कि परीक्षा में उत्तर देने के लिए आप यूनिवर्सिटी में एक दूसरे तक पहुंचाई गई नकल की पर्ची का उपयोग करें। आप इस वजह से तो कम अंक प्राप्त करना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप ईमानदार हैं। यकीनन यह सही नहीं होगा। या कोई दोस्त अपने नए हेयर कट से बहुत खुश है जो आपके विचार में भद्दा लग रहा है। ऐसे में आप जो वास्तव में सोचते हैं, क्या उसे कहना उचित होगा? क्या सच हमेशा झूठ से बेहतर होता है? कुछ लोगों का विश्वास है कि संसार को ईमानदार बनाने की कोशिश करना जरूरी है। शायद यह उत्तम कार्य है और इसमें सबको योगदान देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश के भी अपने सकारात्मक प्रभाव होते हैं। एक आदर्श संसार बनाने की कोशिश में हम एक बेहतर संसार तो बना ही सकते हैं। बहुत से लोगों के पास जीवन को बेदाग रखने के लिए विशेष प्रेरणा होती है। वे स्वर्ग में विश्वास रखते हैं, जहां अच्छे कर्मों का शुभ फल मिलता है, और नरक, जहां बुरे कर्मों के लिए सजा मिलती है। कुछ अन्य लोग कर्म में विश्वास करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे में उनका दृढ़ विश्वास उन्हें ईमानदारी से बोलने और काम करने की प्रेरणा देता है। लेकिन क्या ईमानदारी वाकई हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है? अगर आपके सच बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे, तब क्या होगा? अगर आपको ईमानदारी से आपके परिवार को दुख पहुंचता है तो? मान ले कि आपका मालिक आपको कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले किसी उत्पाद के लाभ या बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए कहता है। यह कहना कोई बड़ा झूठ नहीं है कि दोषपूर्ण कलपुर्जे अच्छा काम करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बस वह ग्राहकों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए आपसे तथ्यों और आंकड़ों में जरा सा फेरबदल करने के लिए कहता है। उसे नहीं लगता कि यह बेईमानी है, बल्कि यह तो बस धंधा है। अगर आप वह नहीं करते जो आपसे कहा गया है, तो शायद आपकी नौकरी ही चली जाए और दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाए। आपके परिवार को आमदनी की जरूरत है, सिर्फ अच्छे रेस्तरां में जाने के लिए नहीं, बल्कि स्कूल की फीस और कर्ज की किश्तों के भुगतान के लिए। दूसरी ओर, हो सकता है कि आपका मालिक गुस्से में आकर वह काम किसी और को दे दे, या फिर वह आपकी इज्जत ही करने लगे। आप क्या करेंगे? आप यह फैसला कैसे करेंगे कि असल में सही काम क्या है? क्या होगा अगर कोई ऐसा सही जवाब ना हो जो हर व्यक्ति के लिए हर स्थिति में कारगर हो? कुछ लोग कह सकते हैं, अपने मालिक से कह दें कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आपका परिवार आपकी इज्जत करेगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़े, पर ईमानदारी के सिद्धांत के लिए ऐसा करना ठीक है। मगर हालात कुछ और भी हो सकते हैं। संभव है कि आपके पति
या पत्नी इतने बीमार हों कि कई महीनों से काम पर ना जा पाए हों, या आप अभी भी कॉलेज की पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज उतार रहे हों। अगर आपको फौरन दूसरा काम न मिला तो? हर व्यक्ति के हालात अलग-अलग होते हैं। कभी-कभी सही क्या है, यह स्पष्ट होता है। कई बार हम ईमानदारी से सही करना भी चाहें, तो भी हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। ईमानदार बने रहने की इस कश्मकश में हमें पहले अपने आप से ईमानदार होने की ज़रूरत है। हम जो सही समझते हैं, उसके लिए क्या हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? या हम बस सोचते ही हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए? क्या होगा अगर हमारे ईमानदार होने की कीमत दूसरों को भी चुकानी पड़े? कौन सा निर्णय हमें ज़्यादा देर तक खुशी देगा? इसलिए हम दुविधा में पड़ जाते हैं। हो सकता है कि हम फायदे और नुकसान की सूची तैयार करें, या किसी दोस्त के साथ दिल खोलकर बात करें। सलाह और गहराई से सोचने के लिए ऑनलाइन स्क्रॉल करें, या संत महात्माओं, बड़े बुजुर्गों और रूहानी उपदेश से मार्गदर्शन लें। एक मजबूत बुनियाद को अपने आत्मिक जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनाने के लिए हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भी विश्वास करना चाहते हैं। फिर भी एक आदर्श और व्यावहारिक उत्तर के बीच की दुविधा हमारी रातों की नींद हराम कर सकती है। इन स्थितियों में हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम समस्या को अलग-अलग नजरिए से देख सकते हैं। चुपचाप बैठकर ध्यान को एकाग्र करके साहस के साथ समस्या का सामना कर सकते हैं। फैसला कर लें और फिर जो होता है उसे स्वीकार करें। किसी ना किसी तरह हमें पता होता है कि ईमानदारी या बेईमानी को चुनना हमें अंदर तक प्रभावित करेगा। इसका इन बातों पर भी असर पड़ता है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। साथ ही यह भी कि हमें अपने आप पर और दूसरे को हम पर कितना विश्वास है। लेकिन कभी-कभी ईमानदारी का सवाल हमारे लिए इतना स्पष्ट नहीं होता। यह एकदम काला और सफेद नहीं होता। यानी यह निर्णय कर पाना आसान नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। आधे सच की दुनिया में यह निश्चित करना कठिन है कि क्या सच है और क्या झूठ। जवाब हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन हमारी ईमानदारी सही निर्णय लेने से ही विकसित होती है। हमसे कभी-कभी गलतियां भी होंगी, लेकिन जैसे-जैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर ईमानदार बने रहने के बारे में, सही निर्णय लेने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। ईमानदारी से संबंध रखने वाले वे कौन से विषय हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है? कौन है जो ईमानदार बने रहने में आपकी सहायता करता है? वह क्या है जो यह जानने में आपकी सहायता करता है कि आपके आंतरिक कंपस की सुई किस दिशा में इशारा कर रही है? अध्याय 2। उदार मन वाले लोग। उदार लोग हमारे चारों ओर हैं। ऑड्री हेपबर्न, जो एक मशहूर अभिनेत्री और मानवतावादी हैं, उनका कथन है, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दो हाथ हैं, एक खुद की मदद करने के लिए और दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए है। एक उदार भावना वाले समाज ने जब संघर्ष कर रहे किशोरों की मदद करने के लिए एकजुट होने का फैसला किया, तब उन्होंने एक ग्रुप मैसेजिंग थ्रेड बनाया कि हर सदस्य के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज के साथ बीप बज उठेगी। एक किशोर को निर्माण कार्य के लिए 11 नंबर के मजबूत जूतों की आवश्यकता है। क्या समाज में से कोई मदद कर सकता है? कृपया ध्यान दें, मैसेजिंग थ्रेड संदेशों की एक श्रृंखला जो वार्तालाप बनाती है,
थ्रेड्स एक प्रारंभिक संदेश से शुरू होते हैं और फिर उत्तरों और टिप्पणियों की श्रृंखला के रूप में जारी रहते हैं। कुछ दिनों बाद छात्रों के निजी उपयोग के सामान की आवश्यकता है। शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघी और ब्रश, डिओडोरेंट, साबुन और हैंड सैनिटाइजर कृपया स्थानीय हाई स्कूल के मुख्य कार्यालय में जमा करें। फिर क्या कोई एक युवा व्यक्ति के लिए बर्थडे केक भेज सकता है जिसने अपने जन्मदिन पर कभी केक नहीं खाया है? स्थानीय संस्था ने उन लोगों की लिस्ट तैयार की जो ऐसे टेक्स्ट मैसेज को पाने और अगर हो सके तो इनका उत्तर देने के इच्छुक थे। यह है उदारता का नया अंदाज। लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि दयालु, उदार हृदय और दानशील होना उतना ही पुराना है जितनी की मानवता। उदार होने के अनगिनत तरीके हैं। परिवार, दोस्तों और अजनबियों के साथ बांटना, भावनात्मक और आर्थिक सहायता प्रदान करना, अपने समाज को बेहतर बनाने और धरती की संभाल के लिए शारीरिक श्रम करना, हौसला बढ़ाना, उस व्यक्ति की बात सुनना जो मन हल्का करना चाहता है, धन का दान करना, खाना बनाना, जानवरों की देखभाल करना इत्यादि। दुर्भाग्यवश टीवी, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर आपदा, हिंसा और क्रूरता की जितनी खबरें दिखाई जाती हैं, उतने दरियादिली के उदाहरण नहीं दिखाए जाते। लेकिन वास्तव में दुनिया ऐसे लोगों की अनकही कहानियों से भरी हुई है जो दूसरों की मदद करते हैं। कुछ कहानियां तो हमारे पास भी हैं, है ना? हम सब किसी न किसी तरह से छोटे या बड़े पैमाने पर उदार रहे हैं। हम जानते हैं कि दया से भरे शब्द कहना, दूसरों की आशा के विपरीत मुस्कुराना, गर्म चाय का कप पिलाना या हमदर्दी से दूसरों की बात सुनना और फिर उतने ही प्यार से उसे ग्रहण करना कितना अच्छा लगता है। दुनिया की हर संस्कृति में देने और पाने का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। उदार लोग हमारे चारों ओर हैं और वे जीवन को कितना खूबसूरत बनाते हैं। हम शिष्टाचार, सहायता और दिलासा को कई रूपों में अनुभव करते हैं। जब हम ठोकर खाकर गिरते हैं, जब हमारी कार खराब हो जाती है या जब गहरे शोक के कारण हमारी आंखें भर आती हैं, हम भी कई तरीकों से राहत देते हैं। आपस में लड़ रहे राष्ट्रों को, आपदा की वजह से भाग रही भीड़ को या बीमारी से पीड़ित लोगों को। उदारता के इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए देना और पाना दोनों अति आवश्यक हैं और हम बड़ी विनम्रता से दोनों को ही करना चाहते हैं। देने के लिए कृतज्ञता और पाने के लिए आभार। देने या पाने के कार्य में हम ऐसे आनंद का अनुभव करते हैं जो उस पल को गहरी मिठास से भर देता है। उदारता के संबंध में सही काम क्यों करें? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है। उदारता की भावना से अच्छा महसूस होता है। यह भावना समाज में सद्भावना को बढ़ाती है, रिश्तों में मधुरता लाती है और हमारा उत्साह बढ़ाती है। उदार मन वाले लोगों में तनाव का स्तर कम होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक मजबूत होती है, उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी उम्र लंबी होती है। रूढ़िवादी सोच जो मनुष्य के उग्र स्वभाव और स्वार्थी प्रवृत्ति पर केंद्रित है, के विपरीत उदारता का विज्ञान एक प्रगतिशील क्षेत्र है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उदारता मनुष्य जाति की विशेषता है। एक दूसरे को सहयोग देने और बांटने से ही मनुष्य जीवित रहने और विकास करने में सक्षम हुए हैं। केवल मनुष्य जाति ही नहीं, बल्कि कई तरह की प्रजातियां जैसे मधुमक्खियां,
पक्षी, रक्त चूसने वाले चमगादड़, चूहे और चिंपैंजी आदि भी ऐसे काम करते हैं जिससे एक दूसरे का भला हो। उपयोगी होने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा दिए गए उपहार बहुत शानदार हों। दूसरों को कुछ देने के छोटे छोटे अनुभव हमें अच्छी सेहत और खुशी प्रदान करते हैं, जैसे किसी पड़ोसी से मैत्रीपूर्ण अभिवादन, किसी स्टोर के क्लर्क से अपनेपन से बात करना, सड़क पर बैठे संगीतज्ञ को टिप देना। ये छोटी छोटी बातें और ऐसी ही सैकड़ों अन्य बातें हमारा ध्यान खुद से हटाकर हमारी अकेलेपन और उदासी की भावना को कम करती हैं। उदारता अक्सर आत्मविश्लेषण करने वाली हमारी आदत को शांत करती है और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और अपना महत्व समझने की भावना दृढ़ होती है। यदि हम जीवन में थोड़े समय के लिए उदार हो जाएं, तो हमारी आत्मा उन्नत हो सकती है। हम सहज ही समझ जाएंगे कि हम सही काम कर रहे हैं। अध्याय 3। क्या मेरा है और क्या नहीं है? क्या हमारे कर्म दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं? चलिए हम कल्पना करते हैं कि हम जो भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। हम शांति और प्रेम जैसी चीजें नहीं चाहते, बल्कि महंगी गाड़ी, पहाड़ी पर बंगला, डिजाइनर कपड़े आदि जैसी भौतिक चीजें चाहते हैं। शायद हम में से कुछ लोग उन चीजों की परवाह भी नहीं करते। हम तो बस एक बढ़िया सी साइकिल, समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर और कुछ बढ़िया टी शर्ट ही चाहते हैं। जो भी हो, यदि हम कुछ चाहते हैं तो उसे पा सकते हैं, लेकिन हमें उसे चुराना होगा। अपनी चोरी को आसान बनाने के लिए चलिए अपनी कल्पना में सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। न जेल जाना पड़ेगा, न सरेआम बदनामी होगी और न ही परिवार वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर चोरी करने की कोई सजा न होती, कम से कम इस जीवन में तो नहीं, तो क्या चोरी करना ठीक होगा? अगर आपको पक्का यकीन हो जाए कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो क्या आप एक मोबाइल फोन, गिटार या पर्स चुराएंगे? यही तो समस्या है। हम हमेशा पकड़े जाते हैं, शायद पुलिस द्वारा नहीं, ना ही उस व्यक्ति द्वारा जिसकी चीज हमने चुराई है। शायद हमारे परिवार को कभी पता ना चले, लेकिन हमें तो पता है। चोरी करना अपने बारे में हमारी सोच को, खुद के लिए हमारे नजरिए को बदल देता है। यह लोगों से मिलने के हमारे तरीके को बदल देता है। जब हम चोरी करते हैं, तब हमारी कल्पना के विपरीत संपूर्ण सृष्टि हमारे पक्ष में नहीं होती। हम इसे कर्म कहें, स्वाभाविक परिणाम कहें या सजा कहें, आज नहीं तो कल सृष्टि हमारा पीछा करती है और हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हम जीवन में इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां नहीं कर सकते कि हम जो चाहे उसे लेते चले जाएं। हम समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहते हैं। चोरी उस विश्वास को नष्ट कर देती है। दोस्त हो या अजनबी, किसी दूसरे का कुछ चुराना हमें अपनी नजरों में गिरा देता है। कानून की नजर में दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से चोरी करना गलत है। चाहे किसी दुकान से कुछ चुराना हो या किसी जटिल वित्तीय योजना से अरबों ऐंठना, जो भी हो, चोर अपने पीछे बर्बादी छोड़ जाता है।
चुराई गई चीज़ों की भरपाई करना मुश्किल या नामुमकिन हो सकता है। चोरी का शिकार हुए व्यक्ति को शक और डर अंदर ही अंदर कचोटते रहते हैं। इसके अलावा चोर अक्सर अपने कर्मों का नतीजा भुगतते हैं। यदि पकड़े गए और अपराधी सिद्ध हो गए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिनमें जुर्माना और मुआवजा, जेल में सजा और आपराधिक रिकॉर्ड शामिल हैं। काम ढूंढना, बैंक से ऋण मिलना, घर को खो देना और विदेश यात्रा पर पाबंदी अपराधियों की आम समस्याएं होती हैं। भले ही चोर पकड़ा जाए या नहीं, उसको खुद का सामना तो करना ही पड़ता है। तब कैसा लगेगा? शायद हम सब मानते हैं कि सेंध लगाना, बैंक लूटना या कार चुराना चोरी के काम हैं, मगर कभी-कभी चोरी इनकी तरह प्रत्यक्ष नहीं भी हो सकती है। कभी-कभी बात थोड़े से पैसों या छोटी सी चीज की ही होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि स्टोर का क्लर्क आपसे कम दाम ले, तो क्या आप उतनी शीघ्रता से बोल पड़ते हैं जितनी शीघ्रता से आप ज्यादा कीमत लिए जाने पर बोलते? क्या आपको लगता है कि किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से छोटी सी चीज ले लेना सच में कोई मायने नहीं रखता? या शायद स्टोर छोड़ने के बाद आपको एहसास होता है कि आपने बाहर निकलने से पहले अन्य चीजों के साथ किसी एक चीज की कीमत नहीं चुकाई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, आपका ऐसा करने का इरादा भी नहीं था। क्या आप वापस अंदर जाकर उसकी कीमत चुकाएंगे? पिक्सल की चोरी अर्थात ऑनलाइन तस्वीरों, वीडियो या किसी व्यक्ति के विचारों और रचनाओं की चोरी के बारे में आपका क्या विचार है? अगर आप किसी संगीत को उसकी कीमत चुकाए बिना डाउनलोड करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, तो क्या वह चोरी नहीं है? अगर आप किसी थिएटर या कॉन्सर्ट हॉल में टिकट खरीदे बिना चुपके से पीछे जाकर बैठ सकें, तो क्या आप ऐसा करेंगे? अगर बहुत सी सीटें खाली हैं, तब तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी सीट से वंचित नहीं कर रहे जिसने उसके लिए पैसे दिए हैं। आपकी चतुराई से क्या किसी को दुख पहुंचा? क्या ये चोरी है या हल्का फुल्का मजाक? अगर आपको कम कीमत पर कोई बहुत अच्छी चीज देने के लिए तैयार हो जाता है, पर आपको शक हो जाता है कि वह चुराई हुई है, तो क्या आप वह सौदा करेंगे? हम इन सवालों और ऐसे ही कई अन्य सवालों का जवाब कैसे दें? हर इंसान को इसका फैसला खुद करना है। यह बात विचार करने योग्य है कि क्या मेरे कर्म मेरे अपने मूल्यों के अनुरूप हैं? क्या मैं अपने आप में अधिक शांति अनुभव करता हूँ? क्या मेरे कर्मों से मेरे आसपास के समाज में विश्वास और एकता की भावनाएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं? अध्याय 4 धारणाएं, निर्णय, बुलबुले और लहरें। हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं? हम सब अक्सर किसी को देखते ही उसके बारे में धारणा बना लेते हैं। हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति को खास तरीके से कपड़े पहने देखकर झट से उसके बारे में धारणा बना लें कि क्या वह शिक्षित है, किस तरह के परिवार से संबंध रखता है, उसका धर्म क्या है, वह क्या काम करता है। ऐसे अनकहे अपने आप बने अनुमान अक्सर हमें परख करने की दिशा में ले जाते हैं।
यह किस तरह का व्यक्ति है? क्या ये हमारे सम्मान के लायक है या इससे दूर रहना और बचना चाहिए? कभी-कभी ये सब इतनी जल्दी और अनजाने में हो जाता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसे जानने से पहले ही हम उसे एक आकार दे देते हैं और सीमित कर देते हैं। धारणा: किसी भी रंग की साबुन की टिकिया उठाएं, गर्म पानी चलाकर अच्छी तरह झाग बनाएं। पूरे साबुन के ऊपर ढेर सारे बुलबुले बनाएं। अब एक अजीब सी बात पर गौर करें। साबुन चाहे किसी भी रंग का हो, बुलबुले सफेद ही होते हैं। साबुन चाहे काला, नीला, हरा, सफेद या किसी अन्य रंग का हो, बुलबुले सफेद ही बनते हैं। ऐसा कैसे होता है? या किसी सुहावने दिन समुद्र के किनारे जाएं, खुला नीला आकाश है जिसमें उड़ते हुए कुछ बादल हैं। समुद्र का नीला पानी चमक रहा है जो रेत से टकराते ही सफेद झाग में बदल जाता है। या शायद दिन उदासी भरा है, बारिश से पहले काले बादल गरज रहे हैं। पानी भी मटमैला और अशांत है। नीले समुद्र की लहरों की तरह मटमैली लहरें भी किनारे से टकराकर सफेद झाग में ही बदलती हैं। क्यों? नीला और मटमैला पानी दोनों ही सफेद झाग क्यों बनाते हैं? क्योंकि रंग किसी चीज में निहित नहीं होता। प्रकाश हमारी आंखों के साथ किस प्रकार संपर्क करता है और हम क्या देख रहे हैं, यह उसका परिणाम है। सघन ठोस पदार्थों या दूर तक फैले पानी की तुलना में झाग प्रकाश को बहुत अलग तरह से प्रतिबिंबित करता है। एक अंधेरे कमरे में सब चीजें काली नजर आती हैं क्योंकि वे किसी भी प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करती। जब हम बिजली का स्विच दबाते हैं, तब वे किसी जादुई तरीके से रंग नहीं बदलती। उनमें कोई स्थायी रंग निहित नहीं होता जो बदलता है, बल्कि उनके रंग उनकी सतह के साथ प्रकाश के संपर्क का परिणाम है। प्रकाश के बदलने से रंग बदलता है। रंग एक अनुभूति है, कोई अटल सच्चाई नहीं है। परंतु इस विचार को समझना कठिन है ना? जब आधी रात में आप अंधेरे रसोई घर में से लड़खड़ाते हुए फ्रिज के पास पहुंचते हैं, तब आपको नहीं लगता कि दीवारें असल में काली हैं। आप जानते हैं कि वे पीली हैं क्योंकि आपने उन्हें दिन में सूरज के प्रकाश में उसी तरह का देखा है। आप जानते हैं कि बिजली का स्विच दबाकर आप अंधेरे के काले रंग को दूर हटाकर पीले रंग से बदल सकते हैं। लेकिन रोशनी असली रंग को नहीं, बल्कि एक अलग रंग को प्रकट करती है। रंग को देखने की अनुभूति के पीछे के विज्ञान को हम भले ही जानते हैं, लेकिन हम ये मानकर इसे अपने लिए आसान बना लेते हैं कि जिन पौधों, वस्तुओं, जानवरों और चेहरों को हम देखते हैं, रंग उनमें ही निहित है। हम इसे सरल रहने देते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। धारणाएं और निर्णय: लोगों की योग्यता
गरिमा और चरित्र के बारे में पहले से ही धारणाएं बना लेना बहुत अलग बात है और इससे बहुत अधिक हानि हो सकती है। जिस तरह रसोई की दीवार में रंग निहित होता है, उसी तरह योग्यता, गरिमा और चरित्र किसी विशेष वंश, वर्ग, जाति, कौम या लिंग में निहित नहीं होते। हम गलती तब करते हैं जब व्यक्ति के एक पहलू को लेकर उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में धारणा बना लेते हैं। कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बातचीत करता है, उसके कुल का नाम क्या है, वह कौन से स्कूल में पढ़ा है, उसकी जाति और उसके सामाजिक संबंध, उसका स्त्री या पुरुष होना, उसकी अमीरी या गरीबी, ये सब हमारी धारणाओं और निर्णय का आधार बन सकते हैं। वास्तव में इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताता है कि वह व्यक्ति दिलचस्प है, ईमानदार है, दयालु है या वफादार है। समस्या यह है कि हम सब अनजाने में ही लोगों की परख करते हैं। क्या हम थोड़ा रुक कर अपनी पक्षपातपूर्ण धारणाओं के बारे में जागरूक हो सकते हैं? ये हमारी कैसी नासमझी है जो हमें दूसरे लोगों को वैसे नहीं देखने देती जैसे वे वास्तव में हैं। जिस तरह प्रकाश के बदलने से रंग बदलते हैं, उसी तरह जैसे जैसे समझ बढ़ती है, हमारे निर्णय भी बदल जाते हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना, सोच और ध्यान का प्रकाश बढ़ता है, हम लोगों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। अपने आप अपनी चेतना के प्रकाश के स्विच को दबाएं और परख करने के बजाय लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। अहंकारी से विनम्र बने, फिर सब कुछ बदल जाएगा। हम हर व्यक्ति को सम्मान के योग्य समझने लगेंगे। अपनी धारणाओं और विचारधाराओं को बदलना शायद इतना आसान ना हो, लेकिन हम कुछ तरीके आजमा सकते हैं। जैसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाएं, उदार बने, गलती के लिए माफी मांगे, बिना डरे लोगों से मिले। जब हम ये सब करते हैं, तब हम प्यार बांटते हैं। शायद हमें धीरे धीरे यह समझ आने लगे कि हमने संसार को पक्षपात और परख के नजरिए से देखा है, जबकि जरूरत अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने की है। हम पहले से पड़े प्रभावों और लंबे समय से बन चुकी धारणा से ऊपर उठकर जीवन के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करने लगते हैं। संभव है कि हमें अचानक ये समझ आ जाए कि अब तक हमने जिस कसौटी पर दूसरों की योग्यता को परखा है, जैसे धन, शिक्षा, जाति या शारीरिक सुंदरता, असल में वह हमारी अपनी गलतफहमी की कसौटी है। जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाते हैं, हम जीवन, संसार और इसमें अपने स्थान के प्रति अनुकूल, आशावादी और उत्साहपूर्ण भावनाएं विकसित करते हैं। शायद हम ये याद रख सकें कि भौतिक प्रकाश जिस तरह चीजों के रंग को बदलकर उनके बाहरी रूप को बदल देता है, उसी तरह प्रेम का प्रकाश भी हमारे एक दूसरे को देखने के नजरिए को बदल देता है। हम सरलता से मुस्कुराते हैं और आसानी से माफी मांग लेते हैं।
हम बिना सोचे समझे धारणा बनाने के बजाय अपने विचारों को अधिक उदार बनाते हैं, परख करने के बजाय सहजता से स्वीकार करते हैं। ये सब एक अच्छा इंसान बनने की ओर उठाए गए कदम हैं। अध्याय 5, मदहोशी। आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? हम सब हंसी के ठहाके लगाते लगाते लोटपोट हो रहे थे। हांफते हांफते बोलने में असमर्थ, घुटनों पर हाथ मारते, हमने अपनी खुशी से नम आंखों को पोंछा। बड़ी सी बैठक में कंबलों में दुबक कर आराम से साथ साथ बैठे हुए, चॉकलेट खाते हुए, हम 5 नवयुवक स्कूल के बच्चों की तरह ताश का एक खेल खेल रहे थे, जिसमें बेतुके जवाब से अधूरे वाक्यों को पूरा करना था। घर में ना शराब की एक बूंद, ना गांजा का कश और ना ही पार्टी में ली जाने वाली ड्रग्स थीं। बस हंसी मजाक और प्यार की मिठास की मस्ती में चूर, कुछ दोस्त और कुछ नहीं। गर्मियों की एक रात में कुछ लोग भरपेट भोजन करने के बाद बाहर एक विशाल ओक के वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। उनमें से 2 के हाथ में गिटार था, एक के हाथ में माउथ ऑर्गन और दूसरे के हाथ में यूकलेले था। ध्यान दें, यूकलेले गिटार जैसा ही एक वाद्य होता है। हम सब नए और पुराने गीत गा रहे थे, कुछ सधी हुई मधुर आवाज में, कुछ साधारण मगर दिलचस्प आवाज में और कुछ शर्माते हुए। हम सब दोपहर की गर्मी में तैरते हुए मस्ती करते रहे और शाम ढलने पर हमने अपनी जैकेट्स पहन लीं, सो रहे नन्हे बच्चों को शॉल में लपेटा और एक बड़ा सा घेरा बनाकर आराम से कंबल ओढ़कर बैठ गए। घेरे के बीचों बीच छोटे बच्चे बेफिक्री से झूम रहे थे। किशोर थोड़ी दूर हटकर आग में ईंधन झोंकते हुए आपस में बातचीत करने में मग्न थे। एक एक करके बारी बारी से हम में से हर एक या तो कोई गीत गा रहा था, या कविता या कहानी सुना रहा था, या अपनी बारी किसी और को दे रहा था। ना शराब, ना ही ड्रग्स। कुछ वर्षों बाद मिले हम दर्जन भर दोस्त मिलन का जश्न मनाने के लिए छत पर इकट्ठे हुए थे। मेज पर पनीर टिक्का, चावल, बीन्स और केसर से सजा सब्जियों वाला पुलाव रखे हुए थे और साथ में सोडा, कोल्ड टी या गिलासों में पानी के बर्फ से टकराने की खनक। जैसे ही दूर सागर में सूरज डूबा, हमने आकाश में बिखरते रंगों को निहारा और दोस्ती के नाम पर गिलास उठाए। यहाँ भी ना तो शराब थी और ना ही ड्रग्स। इन लोगों ने और दुनिया भर में अनगिनत लोगों ने ऐसा जीवन अपनाया है जिसमें आराम करने, जश्न मनाने या तनाव को दूर करने के लिए किसी भी तरह के नशे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये लोग व्यावहारिक अनुभवों, धार्मिक मान्यताओं, रूहानी अभ्यास या स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नशीले पदार्थों या शराब का सेवन नहीं करते। इन्हें शराब या किसी भी प्रकार के नशे से मिलने वाली उत्तेजना और मादकता में कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी-कभी लोग जीवन के कठोर अनुभवों के कारण हर तरह के नशे से दूर रहने का निर्णय लेते हैं। हो सकता है कि वे ऐसे माता या पिता के साथ रहे हों जिन्हें नशे की लत हो। वे जानते हैं कि नशा करने वाले लोग बुरे या दुष्ट नहीं होते। नशा एक रोग है जिसमें परख की नहीं, सहायता और सही इलाज की जरूरत है। लेकिन उन्होंने यह भी देखा है कि यह
एक ऐसा रोग है जो जिंदगी बर्बाद कर देता है। नशे की लत से पीड़ित लोगों के बच्चों की सहायता करने वाले ऐसे ग्रुप हैं जो उन्हें अपनी दिशा ढूंढने में सहायता देते हैं। कभी-कभी लोग किसी दर्दनाक घटना के कारण भी हर तरह के नशे से दूर रहने का निर्णय लेते हैं, जैसे शराब के नशे में धुत ड्राइवर, भयानक दुर्घटना, दोस्त की मौत। कभी-कभी ऐसा कोई आघात नहीं होता जो व्यक्ति को ऐसा करने पर मजबूर करे। कभी-कभी इसकी वजह यह भी हो सकती है, किसी पार्टी की कड़वी यादें, अत्यधिक शराब पी लेना, सिर चकरा जाना, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग और आपत्तिजनक हरकतें जिनके लिए बाद में पछताना पड़ा हो। चुनाव। लेकिन हर कोई सभी तरह के नशीले पदार्थों और शराब से परहेज करने का चुनाव नहीं करता। यह चुनाव काफी मुश्किल प्रतीत होता है। बहुत से लोग कभी-कभार और कम मात्रा में ही पीते हैं और उनका जीवन बर्बाद नहीं होता। क्या ऐसे समझदार लोग नहीं हैं जो शराब पीते हैं और गाड़ी नहीं चलाते? क्या ऐसे भले और खुश मिजाज लोग नहीं हैं जो थोड़ी सी शराब की चुस्की का मजा तो लेते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं पीते? आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? क्या आप ऐसा इंसान बनना पसंद करेंगे जो किसी अवसर पर ही शराब पीता है, या फिर वह जो कभी नहीं पीता? आप कुछ भी चुनें, उसका परिणाम तो होगा ही। क्या इससे फायदा ज्यादा होगा या नुकसान? आप शराब और नशे के अति गंभीर और भयानक प्रभावों से जरूर परिचित होंगे। आजकल जो चलन है, उसमें हर खुशी के मौके पर शराब और बियर की मस्ती को बढ़ावा दिया जाता है, मगर सच्चाई विज्ञापनों से बहुत अलग होती है। इस सच्चाई के परिणाम होते हैं और ये परिणाम काफी भयानक हो सकते हैं। लेकिन यह तो आप जानते ही हैं। आप शराब के बुरे प्रभावों के बारे में बताने वाली क्लास में गए हैं, आपने पॉडकास्ट सुने हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी हैं और शायद अपने शिक्षकों और माता-पिता से खुमारी, निराशा, टूटे रिश्ते, अनचाहे गर्भ और एकाग्रता में कमी लाने वाले नशीले पदार्थों के बारे में कई लेक्चर भी सुने हैं। फिर भी मीडिया और दूसरे लोगों का आकर्षण बहुत प्रभावशाली हो सकता है। क्या आप गंभीर परिणामों की चिंता किए बिना आपसी संबंधों को सुधारने, दोस्ती को गहरा करने और नजदीकियां बढ़ाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहेंगे? परिवार की जरूरतें, स्कूल और पेशे का दबाव, दुख, आमदनी की चिंता और अकेलापन, इन सब तनावों से बचने का आसान और तुरंत राहत देने वाला तरीका ढूंढना एक साधारण सी बात है, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही। दुर्भाग्य से ये तुरंत राहत देने वाला तरीका कभी-कभी हालात को और भी बिगाड़ देता है। सच तो यह है कि अपनी समस्याओं से बचने के लिए ड्रग्स और शराब का उपयोग करने से वे सुलझती नहीं हैं। नशे की खुमारी टूटते ही समस्या जैसी थी वैसी ही रहती है, बस हम उसे सुलझाने में और अधिक असमर्थ हो जाते हैं। सच तो यह है कि ये नशीले पदार्थ जीवन की चुनौतियों का हिम्मत से सामना करने, तनाव कम करने और सीधे-सीधे जिंदगी की सच्चाइयों का पूरी तरह डटकर मुकाबला करने में एक तरह की उदासीनता पैदा करते हैं। अगर आप अपने जीवन को भरपूर जीना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप नशीले पदार्थों से
जीवन को नीरस और कुंठित बनाने के बदले साहस के साथ इसका सामना करें। अगर आप हर तरह के नशों से परहेज करने की ठान लेते हैं, तो जिस दुख और चिंता का अनुभव हम सब करते हैं, उनसे राहत पाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? हालांकि हर व्यक्ति और उसकी परिस्थिति अलग होती है, फिर भी कुछ मुख्य सुझाव लगभग सभी के लिए सहायक हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहें। बाहर निकलने, सैर करने, खेल खेलने और बगीचे में काम करने के लिए समय निकालें। अपने या अपने दोस्त के कुत्ते की ओर गेंद फेंककर उसके साथ खेलें, नाचें, भागे दौड़ें। अपनी या किसी दूसरे की पसंद के संगीत को सुनें। किसी ऐसे क्लब के सदस्य बने जहां कुछ ऐसा होता हो जिससे आपको आनंद मिलता है। यहाँ आपके कई ऐसे दोस्त बन सकते हैं जिनका नशे की मादकता या उत्तेजना से कोई लेना देना ना हो। डायरी लिखें। कई लोग चिंताओं और कष्टों के निवारण के लिए जर्नलिंग की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ये कारगर है। ध्यान दें, अपने विचारों, भावनाओं या रोजमर्रा के जीवन की टिप्पणियों को एक जर्नल, नोटबुक, डायरी, नोटपैड आदि में लिखना। जब हम अपने विचारों को कलमबद्ध करते हैं, तब हम अपने बारे में कई बातें जान पाते हैं। दोस्तों से बातचीत करें। हो सके तो आमने सामने बातचीत करें। अपने दिल की कुछ बातें साझा करें। मिल बैठकर विचार विमर्श करें कि कैसे उस प्यारे से लड़के या लड़की से बात की जाए जिसके पास जाने से आप झिझकते हैं। अगर आपके माता पिता किसी परेशानी में हैं या आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में उन्हें बताएं। सहज बने रहें। टीवी देखने का समय सीमित करें। ऐसा करना एक तरह से बिना कोई कीमत दिए मन को तनाव मुक्त करने जैसा है। इसकी जगह केक बेक करें, बजट बनाएं, अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करें जिसको आप टालते रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज भेजने के बजाय अपने दोस्त से फोन पर बात करें और उसे रात के खाने पर बुलाएं। अकेले या किसी दोस्त के साथ या फिर ग्रुप बनाकर प्रकृति की गोद में समय बिताएं। नदी के किनारे बैठें, सैर करें, किश्ती में या स्टैंड अप बोट पर खड़े होकर चप्पू चलाएं। ध्यान दें, पानी पर तैरते हुए बोट पर खड़े होकर खुद को आगे बढ़ाने के लिए चप्पू का उपयोग करना स्टैंड अप बोट कहलाता है। किसी बाग की सैर करें, कैमरा उठाएं और किसी बियाबान जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, फलों के बाग या फूलों के बगीचे में कुछ नया खोजें। घर से बाहर समय बिताना अपने आप में आरामदेह है। यह विशेष रूप से अकेलेपन और चिंता से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन ये सब चीजें तभी काम करती हैं जब आप इन्हें करने का मन बना लें। परिवार और दोस्त आपको पीछे खींच सकते हैं। आप में परस्पर विरोधी इच्छाएं उठ सकती हैं। शायद आप इस संशय में पड़ जाएं कि शराब और नशे के बिना आप खुश रह पाएंगे या नहीं, या आपके दोस्त रहेंगे भी या नहीं। आपको सलाह देने वाले कई मिल जाएंगे, स्कूल, सहकर्मी, ऑनलाइन और अन्य लोग। लेकिन इस दुविधा को सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं। आप जीवन से क्या चाहते हैं? आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? इन सवालों पर गहराई से विचार करें। जीवन आपका है,
चुनाव आपका है और परिणाम भी आपके ही होंगे, ना आपके दोस्तों के, ना ही आपके परिवार के। आपके लिए सही क्या है?